जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अभी तक 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स खत्म कर दिया। चैप्टर 4 इज़ एग्जीक्यूटिव। जो चैप्टर 4 है वो हम उसे पढ़ने वाले हैं। ये एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। सो एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव इज़ कार्यपालिका। तो अब हम कार्यपालिका भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कार्यपालिका का किस हद तक क्या रोल है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे देश के, जो आप अभी तक सुनते होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर गवर्नमेंट ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर। सो ऑल दोज कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव, और उनके हम रोल एंड फंक्शंस एंड उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अभी हम समझने वाले दोस्तों। तो ये आपके डे टू डे ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों को मज़ा आने वाला। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर। सो हैव फन एंड लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, दैट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये आप सब जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड जनता जो है, जो जनता का कल्याण करने के लिए जो ये लोग योगदान देते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस अमंग देमसेल्फ। तो संविधान क्या करता है? संविधान इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, समन्वय के साथ काम करे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे में एक बैलेंस बना कर रखे। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, जैसे कि हमारे देश में मालूम है आप लोगों को, संसदीय व्यवस्था है, हम समझेंगे इस चीज़ को। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर आर इंडिपेंडेंट। तो जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही कंट्रोल होती है कौन? लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न, और उसके साथ साथ कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। सो कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। सो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना। कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के। सो नाउ हम हर एक चैप्टर में, जैसा हम बोलते हैं कि चैप्टर के पढ़ने के बाद हमें लक्ष्य प्राप्त पता होना चाहिए, तो ये हमारे 4 लक्ष्य हैं इस चैप्टर के। मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, है ना। तो जो संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली है ना, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, तो जो संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली है, उन दोनों के बीच में अंतर कर सकेंगे। दूसरा, अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति का जो संवैधानिक स्थिति है, इसको हम समझेंगे। नो द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री परिषद है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद की संरचना, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, उसके कार्यों को हम समझेंगे। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर की महत्ता, प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको भी हम जानेंगे। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके महत्व और कार्यों के बारे में समझेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का स्टार्ट लेआउट है। अब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, है ना। व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका क्या है। तो हु इज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल, है ना। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है। हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर स्कूल और यूनिवर्सिटी। किसी स्कूल या विद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। सो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफिस होल्डर हैज़ टू टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दोज डिसीजन, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक संस्था में कुछ ऐसे ऑफिस होल्डर होंगे जिनको डिसीजन लेना होगा और उन डिसीजन को कार्यान्वयन करवाना होगा, इम्प्लीमेंट करवाना होगा, लागू करवाना होगा।
वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, इसी को हम प्रशासन या मैनेजमेंट, है ना, तो हम प्रशासन या प्रबंधन के रूप से हम जानते हैं। बट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स ए बॉडी एट टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजंस और बिग डिसीजंस एंड सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ऊपर में टॉप में एक बॉडी रिक्वायर करता है दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजन, उन नीतियों के लिए फैसला लेंगे, पॉलिसी डिसीजन लेंगे, बड़े बड़े फैसले लेंगे, एंड सुपरवाइज करेंगे, देख रेख करेंगे, एंड कोऑर्डिनेट करेंगे, समन्वय करेंगे द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो रूटीन डे टू डे रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य है उसका ये सब चीज़ ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। You may have heard about the executives of big companies, banks, or industrial units. Every formal group has a body of those who function as the chief administrators or the executive of that organization. So किसी भी जो फॉर्मल ग्रुप है, जो एक फॉर्मल रूप से एक अगर कोई संगठन है तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक ऐसा होगा या जो मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर होगा, है ना, मुख्य प्रशासक होगा या एग्जीक्यूटिव होगा, है ना, of that organization. So some office holder decides the policies and rules and regulation. जो कुछ ऑफिस होल्डर होंगे वो पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं, एंड देन सम ऑफिस होल्डर इम्प्लीमेंट दोज डिसीजन, और कुछ उनको इस पॉलिसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं इन एक्चुअल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स ए बॉडी ऑफ पर्सन्स दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो कार्यपालिका का अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है ना, बॉडी ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदे कानून को रोजाना। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो वन बॉडी मे टेक पॉलिसी डिसीजन एंड डिसाइड अबाउट रूल्स। तो सरकारी वैसे कि सरकार में भी देखेंगे तो कोई एक बॉडी है जो पॉलिसी डिसीजन लेता है और रूल्स डिसाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में डिसीजन लेता है, वाइल द अदर वन वुड बी इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स। जबकि कोई दूसरी बॉडी होगी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना। द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का वो अंग दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। तो सरकार का वो अंग है ना जिसका प्राइमरी कार्य है लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन करवाना, लागू करवाना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन, है ना। तो लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ जो इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, और प्रशासन का जो कार्य देखता है, इसी को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। सरकार का वो अंग, है ना, किसको हम बोलते हैं, बेसिकली सरकार का वो अंग जो इन नियम कायदों को, कानून को लागू करवाता है तथा प्रशासन का काम करता है, वही कार्यपालिका कहलाता है। What are the principal functions of the executive? So एग्जीक्यूटिव के कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है वो हम देखते हैं। एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार है। सो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, का सरकार का वो अंग है जो जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, लॉज एंड पॉलिसीज को लागू करवाना उसका काम है। और वो लॉज एंड पॉलिसीज कहाँ से आ रहे हैं, दोज लॉज एंड पॉलिसीज लेजिस्लेचर के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, उन्हीं लॉज एंड पॉलिसीज को जो इम्प्लीमेंट करवाता है। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। तो जो कार्यपालिका है प्रायः नीति निर्माण में, पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी फ्रेम करने में ये काफ़ी भाग लेती है। द ऑफिशियल डेजिग्नेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जो इनके जो पद हैं, औपचारिक नाम पद जो हैं, अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होते हैं। सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट, कहीं पे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइल सम अदर्स हैव चांसलर, कहीं कहीं पे हम इनको चांसलर, राष्ट्रपति, तो कहीं कहीं पे हम इनको चांसलर के नाम से भी बुलाते हैं। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स। ये समझने वाली बात है कि जो एग्जीक्यूटिव है ये सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो अन्य मंत्री हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो ये जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको भी इंक्लूड करता है एग्जीक्यूटिव। जो सिविल सर्वेंट्स है, जो सिविल सेवा में हमारे हैं, वो सब पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है। वाइल द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स saddled with the overall responsibility of the government policy are together known as political executive. Those responsible for day-to-day administration are called permanent executive.
तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो सरकार के प्रधान है ना, और जो उनके मंत्रीगण हैं, है ना, जो बेसिकली सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार के नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, सैडल्ड विद द ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इनको हम सबको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कौन? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनके मंत्री जो सरकार के नीतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो डेली दिनचर्या के प्रशासन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, है ना। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन रन करेंगे, इनको हम क्या कहेंगे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे। और वो क्या हुए? वो राजनीतिक कार्यपालिका हुए। सो अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, कार्यपालिका में दोनों आ गए, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और ये सब हो गए, ये लोग राजनीतिक कार्यपालिका हो गए, और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सब स्थायी कार्यपालिका हो गए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव? ये अब समझने वाली बात है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? एवरी कंट्री मे नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, हर एक देश में एक जैसा नहीं होगा। यू मे हैव हर्ड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एंड क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। आप लोग सुने होंगे अमेरिका का राष्ट्रपति, ये नाम जनरली सुने होंगे भाई। दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति आज के दिन में तो अमेरिका का राष्ट्रपति। क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्वीन होती है, इंग्लैंड के किंग होते हैं, जनरली क्राउन ऑफ द इंग्लैंड बोलते हैं। सो क्वीन और किंग जो भी होंगे। बट द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो यूएसए के प्रेसिडेंट का जो पावर है, वो वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट है, आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के राष्ट्रपति का जो पावर है, वो दोनों में बहुत ही अंतर है। सिमिलरली द पावर्स ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की क्वीन का पावर है, इज डिफरेंट फ्रॉम द किंग ऑफ भूटान। सो किंग ऑफ भूटान अगर हम दोनों की देखेंगे कि किंग इंग्लैंड की रानी और भूटान के राजा के दोनों के पावर में बहुत ज़्यादा अंतर है। सो बोथ इंडिया एंड फ्रांस हैव प्राइम मिनिस्टर। इंडिया और फ्रांस दोनों जगह प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट उनके रोल भी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ऐसा क्यों है भाई? So to answer this question, we will briefly outline the nature of executive existing in some of these countries, है ना। So हम इसमें से कुछ देश की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। The USA has a presidential system and executive powers are in the hands of the president। तो USA में क्या है? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट है ना, अध्यक्षात्मक व्यवस्था इसको बोलते हैं, है ना, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। एंड द एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो कार्यकारी शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति के हाथों में है। कनाडा हैज़ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कनाडा में क्या है भाई? कनाडा में पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र है, विथ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वेयर क्वीन एलिजाबेथ II इज़ द फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वेयर क्वीन इज़ द फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट। जो क्वीन जो है वो बेसिकली राज्य की प्रधान है, और प्रधानमंत्री जो है एक्चुअली में वो शासन का हेड है ना। इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो राष्ट्रपति में फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों उसके पार्ट है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों को, बट उनको डिसमिस नहीं कर सकता है, कैन नॉट डिसमिस। क्यों उनको डिसमिस नहीं करता? क्योंकि वो किसके लिए जिम्मेदार है? वो पार्लियामेंट को जिम्मेदार है। जापान हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। जापान में पार्लियामेंट्री व्यवस्था है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबका अलग अलग है। जापान में संसदीय व्यवस्था विथ एम्पेरर एज द हेड ऑफ द स्टेट। वहाँ भी बादशाह होता है भाई, राजा होता है ना। जापान में वहाँ एम्पेरर होता है, देश का राजा होता है। एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स। एंड जो सरकार का जो हेड है, शासन का जो हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इटली हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। इटली में भी संसदीय व्यवस्था है विथ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है वो सरकार हेड, राज्य का हेड है। एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो है शासन का हेड है ना। रशिया हैज ए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ भी अर्ध अध्यात्मक प्रणाली है, वेयर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है ना। एंड प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और वो सरकार का हेड है। जर्मनी हैज़ ए पार्लियामेंट्री, यहाँ भी जर्मनी में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन विच द प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, एंड चांसलर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो चांसलर है वो प्रशासन का हेड है। सो इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जनरली प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब हुआ कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, सरकार, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है ना। प्रेसिडेंट राज्य, हेड ऑफ द स्टेट राज्य का भी और सरकार का भी। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ऐसे में ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो है वो बहुत पावरफुल हो गया, क्योंकि प्रशासन का भी हेड है और राज्य का तो हेड है ही। सो कंट्रीज विद सच ए सिस्टम इज यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एंड मोस्ट नेशंस इन द लैटिन अमेरिका, जो है वो ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। अब हम ये थोड़ा सा देख रहे हैं कि इन 1978 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका वाज अमेंडेड एंड द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। 1978 में श्रीलंका का संविधान को अमेंड कर दिया गया, एंड सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, अध्याक्षात्मक कार्यपालिका का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अंडर द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। तो जनता जो है डायरेक्टली इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को। इट मे हैपन दैट बोथ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू सेम पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही पॉलिटिकल पार्टी से और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। द प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं संविधान के अनुसार। द प्रेसिडेंट चूजेस द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी दैट हैज़ अ मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी का मेजोरिटी होता है पार्लियामेंट में, उससे चुने जाते हैं। दो मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर। जबकि जो मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, है ना, संसद के सदस्य होते हैं, बट प्रेसिडेंट के पास पावर होता है टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज, द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो राज्य का भी हेड है, वो आर्म फोर्सेज का जो कमांडर इन चीफ है, और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द प्रशासन का भी हेड है। सो इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के लिए चुना जाता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाई अ रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट पास्ड बाई 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा पार्लियामेंट में, और वो 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाएगा। If it is passed by not less than 1/2 of the total members of the parliament and the speaker is satisfied that such allegations merit inquiry, then speaker can report matter to the Supreme Court। और अगर 50% मेजोरिटी से पास होता है और स्पीकर को लगता है कि स्पीकर इज सेटिस्फाइड कि जो एलिगेशन लगा है वो उस पर कुछ मेरिट है उसकी इंक्वायरी में, तो स्पीकर ऐसे मैटर को सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। सो हाउ इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? कंपेयर द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो हम बैक कि हम पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम यहाँ देख चुके हैं, है ना। अब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हैं। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, जो प्रधानमंत्री है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। सो मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव ए प्रेसिडेंट और मोनार्क एज ए नॉमिनल हेड। सो मोस्ट ऑफ द जो संसदीय सिस्टम होते हैं उसमें एक राष्ट्रपति होता है या फिर कोई राजा होता है, मोनार्क होता है, जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। इन सच ए सिस्टम द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरली सेरेमोनियल। तो यहाँ प्रेसिडेंट या जो मोनार्क है, राजा, उसका जो रोल है वो सेरेमोनियल है जनरली। प्राइमरली जो उसका प्रधान रोल है, मेन रोल है, वो बेसिकली भूमिका मुख्यतः अलंकारिक है, सेरेमोनियल है। एंड द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद कैबिनेट विल्ड्स इफेक्टिव पावर। और जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री है, वो अपने मंत्रिमंडल के साथ वास्तविक ताकत उसके पास रहती है। कंट्रीज विथ सच सिस्टम, जो कंट्रीज में ऐसे सिस्टम है जनरली वो क्या है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड पुर्तगाल ऑल्सो। सो ए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज़ बोथ। एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे अभी हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ा था, वहाँ बोथ प्रेसिडेंट है एंड ए प्राइम मिनिस्टर, दोनों है। बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट में पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर।
बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसा है उसमें तो प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है, बट सेमी प्रेसिडेंशियल में सेमी प्रेसिडेंशियल जो है उसमें प्रेसिडेंट मे पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स. In this system, it is possible that sometimes the president and prime minister may belong to the same party, and in times they may belong to two different parties and thus would be opposed to each other. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स एक ही पार्टी से हो या अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं और एक दूसरे के अपोज में हो सकते हैं. तो ऐसी जो कंट्रीज हैं वो है फ्रांस, रशिया, श्रीलंका. नाउ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है अब हम उसको देखेंगे. When the Constitution of India was written, India already had some experience of running the parliamentary system under Acts of 1919 and 1935. तो जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय इंडिया के पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था संसदीय व्यवस्था का संचालन. 19 एक्ट ऑफ 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत ये चल रहा था. So this experience had shown that in parliamentary system the executive can be effectively controlled by the representatives of the people. तो इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से हमें ये पता चल चुका था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, संसदीय प्रणाली है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है उसको प्रभावशाली तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव, जनता के प्रतिनिधियों को द्वारा. सो द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान निर्माता, वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. तो चाहते थे कि ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं, है ना, जो जनता की बेसिकली जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायित्व हो, सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबल and accountable. The other alternative to the parliamentary executive was the presidential form of the government. दूसरा ऑप्शन था presidential, राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक form of government. But the presidential executive puts much emphasis on the president as the chief executive as well as source of all executive power. उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसा हमने देखा है कि उसमें प्रेसिडेंट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, मेन एग्जीक्यूटिव होता है ना, मुख्य कार्यकारी होता है, और उसमें राष्ट्रपति के ऊपर बहुत ज़्यादा पावर होता है, बहुत ज़्यादा बल प्राप्त होता है. देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. सो बेसिकली जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति का पूजा, प्रेसिडेंशियल कल्ट, पर्सनालिटी पे बहुत डिपेंड करता है ना, व्यक्ति की पूजा होने लगती है, उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है. सो द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड ए गवर्नमेंट दैट वुड हैव ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच. सो भारतीय संविधान निर्माता चाहते थे कि एक ऐसा सरकार जिसका कार्यपालिका का जो ब्रांच हो, जो कार्यपालिका का अंग हो, बहुत मजबूत हो, बट एट द सेम टाइम बट साथ में इनफ सेफ गार्ड्स हो, ऐसे मेथड्स हो शुड बी देयर टू चेक अगेंस्ट द पर्सनालिटी कल्ट. तो किसी पर्सनालिटी कल्ट ना हो जाए, किसी आदमी की पूजा ना हो, व्यक्ति की पूजा का नहीं होने लगे, इस पर अंकुश लगा रहे. तो इसने पर्याप्त अंकुश लगाने का भी मेथड सोचा. सो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मैनी मैकेनिज्म्स. सो जो संसदीय सिस्टम है उसमें बहुत ऐसे प्रावधान है, मैकेनिज्म है, दैट इंश्योर्स दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर और द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. तो ये एग्जीक्यूटिव जो है वो आंसरेबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायित्व होंगे एंड कंट्रोल्ड होंगे एक लेजिस्लेचर और न्यायपालिका या जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फॉर द गवर्नमेंट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल. दोनों जगह पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव हमारे देश में लिया गया. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज ए प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. तो इस सिस्टम के हिसाब से एक प्रेसिडेंट है जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, स्टेट ऑफ द इंडिया. तो भारत गणराज्य का वो हेड है. एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, एंड जो उनका मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सरकार चलाती है, विच रन्स द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल. ये सरकार का हेड है, ये सरकार चलाती है. एट द स्टेट लेवल सिमिलरली, स्टेट लेवल पे क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी जगह पे वहाँ पे गवर्नर को बैठाया गया. द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस गवर्नर एंड प्रधानमंत्री एंड उनके मंत्री परिषद की जगह एक मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बैठाया गया. The Constitution of India vests the executive power of India formally in the President. So जो भारत का संविधान है ना, वो भारत के राज्य का औपचारिक जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथों में देता है. इन रियलिटी प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दीज पावर्स थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय इंडिया. सो
औपचारिक रूप से ये पावर तो राष्ट्रपति के पास है, बट प्रेसिडेंट इस पावर को एक्सरसाइज कैसे करता है? काउंसिल, एक मंत्री परिषद, जो एक प्रधानमंत्री जो के द्वारा, प्रधानमंत्री बेसिकली एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्रेसिडेंट अपने पावर को एक्सरसाइज थ्रू प्राइम मिनिस्टर करता है ना एक्चुअली, एंड प्राइम मिनिस्टर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है, बट देर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। बट जो जनता है वो डायरेक्टली राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। द प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुना जाता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। दैट मीन्स इस इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होगा? दैट मीन्स द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो आम नागरिक हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते हैं, इज इलेक्टेड नॉट बाय ऑर्डिनरी सिटीजन बट बाय किसके द्वारा चुने जाते हैं? इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज, जो इलेक्टेड निर्वाचित विधायक होते हैं और निर्वाचित सांसद होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सांसद मनोनीत होते हैं, एंड एमएलसीज में भी कुछ मनोनीत होते हैं, एमएलसी चुने हुए नहीं हैं, तो वो सब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बार ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एंड सीबीएसई में भी ये इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये आप लोगों को एकदम क्लियर कट होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन ए बी सी डी कर देगा। आप हमेशा याद रखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा हमारे इसका चुनाव किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंपल, और एकल संक्रमणीय मत, है ना। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपको मैंने बता रखा है, जस्ट टू समराइज थोड़ा सा मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ वापस। जैसे इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, अगर ए बी सी डी कैंडिडेट्स हैं, और जो वोटर हैं एक्स वाई जेड, है ना, अगर जेड यहाँ पे वोटर्स है, तो क्या करते हैं? वो ऑप्शंस एक्सरसाइज करते हैं। वो कैसे ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं? जैसे इन्होंने ऑप्शन लिख दिया, ये माई 1 2 3, अपना प्रेफरेंस व्यक्त कर रहे हैं। वाई जो है वो अपना प्रेफरेंस व्यक्त कर रहे हैं, 1 2 4 3 3 2 1 4, तो अपना अपना ये प्रेफरेंस व्यक्त कर रहे हैं, और इस प्रेफरेंस के बेसिस पे एक तरीका है जिससे कैलकुलेट किया जाता है, और जिनको जितनी ज़रूरत वोट होती है संख्या, वो आ जाने पे वो विजयी हो जाते हैं। तो इसमें एक ना एक व्यक्ति जीतेगा। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाई प्रेसिडेंट। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जाना है तो आप, मेरा पिछला लेक्चर है थर्ड चैप्टर, जिसमें इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है, पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाया, पूरा इस पर एक डिटेल स्टडी करवाया। आप लोग समझना चाहते हैं तो उसमें जाकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। तो महाभियोग, पर इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, तो प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ महाअभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाया जाता है। दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी, ये एक स्पेशल मेजोरिटी लाना होता है, और ये लास्ट चैप्टर में हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा। द ओनली ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ग्राउंड है, ठीक है, सिर्फ इसी के आधार पे आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, और किसी भी कारण नहीं हटा सकते। तो जो प्रेसिडेंट के खिलाफ जो आप महाअभियोग लाएंगे, वो सिर्फ एक ग्राउंड पे महाअभियोग लाया जा सकता है कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है। अगर प्रेसिडेंट ने संविधान का उल्लंघन किया है तो सिर्फ इस बेसिस पे ही आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट ला सकते हैं, महाअभियोग ला सकते हैं। देयर इज नो अदर ग्राउंड, द ओनली ग्राउंड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं रेड में इसलिए आपको किया हूँ कि दिस ऑल्सो, ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से पूछा जाता है। सो ये दो चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि प्रेसिडेंट को चुनने वाले सिर्फ इलेक्टेड एमएलएस एमपीज होते हैं, एंड इनके महाभियोग जो है सिर्फ और सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एकमात्र इसी ग्राउंड पे लाया जा सकता है। नाउ विल कम टू पावर्स एंड पोजीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। We have already seen that president is the formal head of the government. In this formal sense, the president has wide-ranging executive, legislative, judiciary, and emergency powers. In a parliamentary system, these powers are in reality used by the president only on the advice of council of ministers. सो हमने देखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मल हेड है, औपचारिक हेड है सरकार गवर्नमेंट का। इन दिस फॉर्मल सेंस द प्रेसिडेंट हैज़ वाइड रेंज ऑफ, तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी कार्यकारी शक्तियाँ भी है, बहुत सारी
न्यायिक लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियाँ भी है, बहुत सारी न्यायिक या कानूनी शक्तियाँ भी, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर्स भी है, बहुत सारी आपात शक्तियाँ भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। इन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें दीज पावर्स आर इन रियलिटी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट, बट ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये प्रेसिडेंट इस पावर को सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो मंत्री परिषद के एडवाइस पे ही सिर्फ इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, इस पावर को यूज कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। सो जो प्राइम मिनिस्टर है वो और मंत्रिपरिषद है, उसको मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा में उनको बहुमत है एंड वो ही रियल में एग्जीक्यूटिव है। तो असल में वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, क्योंकि उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। एंड इन मोस्ट केसेस द प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन मैक्सिमम केसेस, ज़्यादातर केसों में एक्सेप्ट फ्यू, प्रेसिडेंट को एड एन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस है वो बेसिकली सलाह मानना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट बाध्य है। सो यहाँ पे अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही काम करते हैं। सम नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, सम डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं हमारे राष्ट्रपति को, वो क्या है वो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एवर डिस्कशन कैन वी इन्फर दैट द प्रेसिडेंट हैज़ नो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो हम ऊपर में जैसा हमने पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम कर सकता है, तो क्या हमारे प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है? दिस विल बी इनकरेक्ट असेसमेंट। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। संवैधानिक तौर से अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि उस सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करें, है ना, इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश्ड, है ना, प्राइम मिनिस्टर का ये कर्तव्य है, ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन दैट प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। राष्ट्रपति जो भी राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी गई, प्रधानमंत्री उसके लिए उसका कर्तव्य है कि उसको यह देना है। सो प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट ऑफन राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन मैटर्स कॉन्फ्रंटिंग द कंट्री। तो प्रेसिडेंट जनरली जो है प्रधानमंत्री को खत लिखकर, पत्र लिखकर ये बताता है, देश की समस्याओं पे अपना विचार व्यक्त करता है। So besides this, there are at least 3 situations where the president can execute the powers using his or her own discretion. इसको छोड़कर, इस जो अभी डिस्क्रिशनरी पावर बताया, इसको छोड़कर सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं, 3 ऐसे चीज़ें, सिचुएशन है, 3 ऐसे हालात हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट कैन, सो एटलीस्ट 3 सिचुएशन, कम से कम 3 ऐसे जहाँ प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पावर, वो अपना पावर यूज़ करता है यूजिंग हर और डिस्क्रिमिनेशन, वो अपने समझ से, अपने विवेक से अपना विशेषाधिकार प्रयोग करता है। इन द फर्स्ट प्लेस वी हैव ऑलरेडी नोट दैट प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल मिनिस्टर्स एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन। तो पहले में क्या है, पहला वो है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस वापस दे सकता है, मंत्रिपरिषद को बोलता है कि आप अपना एडवाइस को वापस उसको भेज देता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलता है कि अपने इस फैसले को पुनर्विचार करें, एक बार फिर से सोचे। सो इन डूइंग दिस प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन हिज हर ऑन डिस्क्रिशन। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने विवेक, अपने डिस्क्रिशन, अपने विशेषाधिकार से काम करता है। When the president thinks that the advice has certain flaws or legal lacunae, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस एडवाइस है, इसमें कुछ कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या कुछ गलती है, समझ गए, सो लीगल लैकुना है, और अगर कुछ गलतियां हैं और दैट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, या फिर राष्ट्र हित में नहीं है, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन। प्रेसिडेंट कह सकता है कि अपने डिसीजन पे पुनर्विचार करें। ऑल द काउंसिल कैन स्टिल सेंड बैक द सेम एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट वुड देन बी बाउंड बाय दैट एडवाइस। सच ए रिक्वेस्ट बाय द प्रेसिडेंट टू रिकंसिडर द डिसीजन वुड नेचुरली कैरी ए लॉट ऑफ वेट। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर है कि वो वापस फिर से भेज दे उसी एडवाइस को। यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेगा तो उसको वापस भेज देगा, और जब अगर वापस आ गया तो प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय दैट एडवाइस। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पुराना अपने रिकंसिडर करने को बोला, प्रेसिडेंट ने बोला रिकंसिडर कीजिए, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि नहीं हमने ठीक है, हमने रिकंसिडर किया, हमारा सेम एडवाइस है, और भेज दिया प्रेसिडेंट को। इस बार प्रेसिडेंट बाध्य है कि वो वही उसको मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा भेज दिया।
तो ऐसा है इसको आप, बट एट द सेम टाइम ये आपको समझने वाली बात है कि जो प्रेसिडेंट अगर किसी चीज़ को रिकंसिडर करने के लिए बोला जा रहा तो इस बात में बहुत ज़्यादा वजन है और ये काफ़ी मायने रखता है. सो दिस इज़ वन वे इन विच द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन हिज ऑन डिस्क्रेशन. तो यहाँ पे राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पे अपनी शक्ति का प्रयोग करता है. Secondly, the president also has veto power by which he can withhold or refuse to give assent to bills other than money bill passed by the parliament. तो प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर है by which he can withhold, जहाँ वो अपने इसको किसी भी बिल जो पारित होती है, जो संसद के द्वारा विधेयक पारित है, जो मनी बिल को छोड़कर अदर मनी बिल पे वो वीटो भी नहीं कर सकता. तो ये याद रखिएगा. प्रेसिडेंट के बारे में एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो प्रेसिडेंट का एक एक चीज़ पड़ेगा. सो अदर देन मनी बिल को छोड़कर बाकी विधेयकों पर, बाकी बिल्स पे वो उसके पास पावर है कि वो जो वीटो शक्ति का विशेषाधिकार का यूज़ करके वो जो बिल आया उस पर स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है या रिफ्यूज़ कर सकता है. वो दे ही नहीं, मना ही कर सकता है. एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट बिफोर इट बिकम्स लॉ. हर एक बिल, जो हर एक विधेयक है जो पार्लियामेंट में पास होते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं. प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही वो कानून बन सकते हैं, है ना. तो जब प्रेसिडेंट अपना स्वीकृति देगा तभी कोई विधेयक एक कानून के रूप में लागू होता है. द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट टू रिकंसिडर. तो प्रेसिडेंट इस बिल को, इस विधेयक को वापस भेज सकता है पार्लियामेंट को कि इसको आप पुनर्विचार करें, रिकंसिडर द बिल. दिस वीटो पावर इज लिमिटेड. ये वीटो पावर लिमिटेड वीटो पावर है ना. बिकॉज इफ द पार्लियामेंट पासेज द सेम बिल अगेन, अगर पार्लियामेंट फिर से उसी बिल को पास कर देता है एंड सेंड्स इट्स बैक टू द प्रेसिडेंट, और वापस राष्ट्रपति के पास भेज देता है, देन द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव द एसेंट टू दैट बिल. तो अगर प्रेसिडेंट यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि प्रेसिडेंट को बार बार रिकंसिडरेशन का बार, तो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को रिकंसिडर करने के लिए वो बिल भेज दिया वापस. प्रेसिडेंट पार्लियामेंट चाहे तो वो रिकंसिडर कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है. जनरली प्रेसिडेंट से आया है तो काफ़ी वेट कैरी करता है, तो पार्लियामेंट ऐसा सोचेगी कि हाँ इसमें राष्ट्रपति ने बोला है तो कुछ सोचना चाहिए. बट अगर अगर पार्लियामेंट वापस उसी बिल को सेम तरीके से नहीं सब कुछ ठीक है करके प्रेसिडेंट को वापस भेज देता है, तो प्रेसिडेंट की ये बाध्य है कि वो उस कानून को एसेंट देगा ही देगा, उसको स्वीकृति देगा ही देगा उस बिल को. हाउएवर देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउएवर देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट विद इन विच द प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन. तो संविधान में देयर इज नो मेंशन, संविधान में ऐसा कोई मेंशन ही नहीं, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कितने टाइम लिमिट में प्रेसिडेंट को वो बिल वापस भेजना है रिकंसिडरेशन के लिए, है ना. तो प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो बिल कब वापस भेजना है रिकंसिडरेशन के लिए. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका हुआ कि प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने उसको रख लिया, बोला हाँ हाँ हम पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ हम पढ़ रहे हैं, जब उस और उस पर साइन ही नहीं कर रहा है ना, वो पेंडिंग रख दिया. सो दैट प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विथ हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट. वो बिल को अपने पास रख दिया, हाँ हाँ क्या है तो बिल कहाँ है, हाँ हम पढ़ रहे हैं, तो बिल क्या है, हाँ हम पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ नहीं रहा, मतलब उसने इनडेफिनिट के लिए उसने डिले कर दिया. दिस गिव्स द प्रेसिडेंट एन इनफॉर्मल पावर. यहाँ ये अनौपचारिक तरीके से एक पावर मिल जाता है प्रेसिडेंट को, है ना, टू यूज़ वीटो इन वेरी इफेक्टिव मैनर. और ये अपने वीटो को बहुत प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है. इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेसिडेंट बोल रहा नहीं आपके पास बिल पेंडिंग, हाँ हाँ बिल है हम पढ़ रहे हैं, और वो उसको कभी नहीं वापस ही नहीं भेज रहा, ना उसको साइन कर रहा ना उसको वापस भेज रहा, ना उसको साइन कर रहा ना वापस भेजेगा. और फिर अगर पार्लियामेंट उसको वापस कर देगी तो उसको साइन करना होगा. बट वो पढ़ रहा करके वो पढ़ता ही रहा और एक्चुअली वो उस पर कभी साइन नहीं करे तो वो बिल कभी पारित नहीं होगी. सो दिस इज पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट. देन द थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन अराइजेस मोर आउट ऑफ ए पॉलिटिकल सर्कमस्टांस, है ना. तीसरा जो विशेषाधिकार है वो राजनीतिक परिस्थितियों में आता है. फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट औपचारिक तरीके से प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को. सो नॉर्मली इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ए लीडर हु इज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा वुड बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रेशन वुड नॉट अराइज. तो जनरली क्या होता है कि एक संसदीय व्यवस्था में जो भी पार्टी जो पार्टी मेजोरिटी लाई लोकसभा में, मेजोरिटी लाई है लोकसभा में जो पार्टी, उसका जो लीडर होगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा. तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा यहाँ पे, प्रेसिडेंट को तो कुछ करना ही नहीं है. जो पार्टी जीत कर आई है मेजोरिटी, उसका जो लीडर है वो उसको प्राइम मिनिस्टर बनना ही बनना है. तो प्रेसिडेंट का इसमें तो कोई रोल नहीं है. बट इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन वेयर आफ्टर एन इलेक्शन के बाद
नो लीडर हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, मतलब कोई ऐसी पार्टी ही नहीं आई जिसकी क्लियर कट मेजोरिटी है। लाइक अगर 543 सीट हैं भारत में तो 273 सीट आनी चाहिए लोकसभा में जीत कर, और कोई पार्टी 273 जीत कर आई नहीं। तो अब जब कोई मेजोरिटी लाई ही नहीं तो कोई लीडर है ही नहीं क्लियर कट मेजोरिटी के साथ। तो ऐसे कंडीशन में इमेजिन फर्दर दैट आफ्टर अटेम्प्ट्स टू फोर्स अलायंसेस 2 or 3 लीडर्स आर क्लेमिंग दैट दे हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑन द हाउस। अब ऐसा समझिए कि किसी को 273 सीट आया ही नहीं हाउस में, तो अब कहेंगे कि 2-3 पार्टियां मिलकर अलायंस बना लीजिए और अलायंस बनाकर आप 273 का मेजोरिटी ले आए। अब कंडीशन ऐसा है कि 2-3 नेताएं बोल रहे नहीं नहीं हमारे साथ सब लोग हमारे साथ अलायंस है, मैंने बात कर लिया, हम लोग मिलकर 273 बना देंगे। दूसरा बोल रहा नहीं नहीं हमारे साथ अलायंस है, हम लोग बना देंगे। तीसरा बोल रहा नहीं नहीं सारे लोग पार्टी में हमारे साथ अलायंस है, मैं 273 से लाऊँ। यहाँ अब कन्फ्यूजन आ गया कि किसको प्रेसिडेंट में, क्योंकि एक पार्टी को तो आई नहीं है और 2-3 पार्टियां मिलकर लीडर्स क्लेम कर रहे हैं कि मेरे साथ इन पार्टियों का गठबंधन है, मेरे साथ इन पार्टियों का गठबंधन है। सो नाउ द प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसाइड whom टू अपॉइंट एज प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है कि अब किसे प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि इन सच सिचुएशन द प्रेसिडेंट हैज़ टू यूज हिज ऑन डिस्क्रिशन इन जजिंग हु रियली मे हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी और हु कैन एक्चुअली फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट को अपना विवेक लगाना है और अपना विशेषाधिकार यूज़ करना है, इस जज करना है कि कौन रियल में सपोर्ट है, किसके पास रियली में मेजोरिटी। यहाँ पे बोल तो 3 लोग रहे हैं लेकिन मेजोरिटी 273 तो कोई एक ही बंदा व्यक्ति प्रूव कर पाएगा 543 में, दूसरा तो कर नहीं पाएगा अगर एक 200। तो कौन रियल मेजोरिटी कर रहा है एंड हु कैन एक्चुअली में सरकार कौन बना सकता है, कौन रन कर सकता है, तो ये उसको वहाँ पे अपना विवेक लगाना है, अपना विशेषाधिकार यूज़ करना है। Since 1989, major political changes have considerably increased the importance of presidential office. So 1989 से जो political changes हुए हमारे देश में, ये presidential office का ताकत बढ़ा दिया। In 4 parliamentary elections held from 1989 to 1998, 1989 से 1998 में no single party or coalition attained the majority in the Lok Sabha। किसी भी पार्टी या कोलिशन को भी लोकसभा मेजोरिटी नहीं आई। दिस सिचुएशन डिमांडेड प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन ईदर इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट गवर्नमेंट or to grant request for dissolution of Lok Sabha by a prime minister who could not prove majority in the house। तो इसमें प्रेसिडेंट के पास ऐसा कंडीशन आ गया कि प्रेसिडेंट को इंटरवीन करना पड़ा कि ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूट सरकार बनाने के लिए प्रेसिडेंट को इन्वेंट करा कि हाँ आप प्रधानमंत्री बनिए और आप अपना लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव कीजिए और आप सरकार बनाइए। ऐसा भी हो सकता है कि जो सरकार जिसको प्रधानमंत्री ने बनाया कि आप प्रधानमंत्री बनिए, वो अपना मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया लोकसभा में, है। तो अब इसको 2 ऑप्शन है कि उसको प्रधानमंत्री बनाया, वो व्यक्ति अपना मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया। नाउ देयर इज 2 ऑप्शन, एक कि कोई दूसरा लीडर बोले कि नहीं ये तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं अपना मेजोरिटी प्रूव करके दिखा दूंगा। एक ऑप्शन है। या फिर जो प्रधानमंत्री था वो बोला नहीं कि कोई नहीं कर सकता है, कोई यहाँ प्रूव नहीं कर पाएगा, इस लोकसभा को भंग किया जाए। So it may thus be said that the presidential discretion is related to political condition। तो ये राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक कंडीशन है, उसके आधार पे ये डिस्क्रिशन है, ये विशेषाधिकार है। There is a greater scope for presidential assertiveness when governments are not stable and coalitions occupy power। तो जहाँ पे सरकार स्टेबल नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है और वहाँ पे कॉलिशंस जो गठबंधन है उसमें गठबंधन मिलकर पावर बनाते हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति असर्टिव हो जाते हैं, है ना, उनका ज़्यादा स्कोप है। फॉर द मोस्ट पार्ट द प्रेसिडेंट इज ए फॉर्मल पावर होल्डर, है ना। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट एक औपचारिक पावर होल्डर है एंड ए सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन, और एक सेरेमोनियल अलंकृतिक हेड ऑफ द नेशन है, राष्ट्र के हेड है। यू मे वंडर वाई देन डू वी नीड ए प्रेसिडेंट। तो आपको लग रहा होगा कि यार फिर तो प्रेसिडेंट चाहिए क्यों, जब साहब इसके पास तो ज़्यादा कुछ पावर है ही नहीं। सो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। संसदीय प्रणाली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है वो डिपेंडेंट होते हैं मेजोरिटी, लोकसभा में मेजोरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी रिमूव्ड एट एनी टाइम एंड न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव टू बी पुट इन प्ले। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कभी भी हटाया जा सकता है और एक नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाया जा सकता है कभी भी। सो या अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही है, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई तो होना चाहिए जो ये देखे कि हाँ नहीं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज दैट मेजोरिटी इन द लोकसभा। सच ए सिचुएशन अराइज रिक्वायर्स ए हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पे एक हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए हु इज ए फिक्स टर्म, जिसके पास अपना फिक्स टर्म होना चाहिए, एंड हु मे बी एम्पावर्ड टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड हु मे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री। और अगर
ऐसा कभी होता है कि प्रधानमंत्री नहीं है तो उस समय भी राष्ट्रपति इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, है ना, और वो एम्पावर्ड है सिम्बॉलिकली कंट्री को कहीं भी रिप्रेजेंट करने के लिए. दिस इज़ एग्जैक्टली द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस. तो नॉर्मल केस में राष्ट्रपति का यही रोल है. बिसाइड्स व्हेन नो पार्टी हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, द प्रेसिडेंट हैज़ एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तब राष्ट्रपति के पास एक एडिशनल अतिरिक्त जिम्मेदारी है ऑफ मेकिंग ए चॉइस, एक सही चॉइस करने के लिए, एंड अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. तो सरकार को रन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये चॉइस है.